स्पेसिफिकली होली रिलेटेड क्या इस टाइम पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए? If your levels of allergy are very high, then definitely you should avoid the colors. Flowers की होली खेल सकते हैं जो थोड़ा लेस वो होगा आपके लिए. अगर आपको सीवियर एलर्जी नहीं है तो आप पहले तो कलर्स ऐसे चूज करें जो थोड़े ऑर्गेनिक हो, टॉक्सिक नहीं हो, ताकि आपकी एयरवे को वो हार्म नहीं करें. कई सारी स्टडीज भी बोलती हैं कि एक दिन गुड़गांव में रहने का मतलब है कि बहुत सारी आपने सिगरेट का स्मोक इनहेल कर लिया. Many patients complain कि perennially हमारे गले में दर्द रहता है and we label them as allergic pharyngitis, जिसके अंदर थ्रोट एलर्जी को कह देते हैं. एंटीहिस्टामिन्स जैसे आजकल लोग सेट्रिजिन खा रहे होते हैं, मोंटेल्यूकास्ट खा रहे होते हैं, क्या इनको लेना भी इतना ठीक है? अगर पेशेंट पूरे साल सेट्रिजिन खा रहा है तो वो सही नहीं है. नॉर्मल एलर्जी और अस्थमा में क्या फर्क है और अस्थमा क्यों एकदम से इतनी बड़ी इमरजेंसी बन जाता है? अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो गोल्ड स्टिमुलस से ऑलरेडी इंक्रीज होती है और फिर ये विंटर मंथ्स में ऑलरेडी सारे वायरल इन्फेक्शंस भी प्रोडोमिनेंट होते हैं. तो जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन अ कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे एंड प्लस इफ दे गेट अ सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन इट बिकम्स इवन मोर वर्स. क्या आपको बार बार छींक आती है या स्किन पे इचेस और रैश होते हैं या आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? ये कोई सीजनल या फिर टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं बल्कि एलर्जी हो सकती है. हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर राजीव शर्मा. वेलकम टू द एक्सपर्ट डोज अगेन, where we talk about health, wellness, and medical insights. I have with me today Dr. Mehak Singhal from Max Gurgaon. Welcome, Dr. Mehak. Thank you so much. Thank you for having me. Doctor, we'll talk about allergies today. ठीक है, हम बात करेंगे आज कि allergies, asthma, respiratory related allergies, pollution related allergies, and also इन टर्म्स ऑफ स्किन रिलेटेड थोड़ा बहुत कि क्या क्या होता है. स्पेशली आप ENT स्पेशलिस्ट हैं तो नोज में खुजली होना, थ्रोट में इची फील होना जो आजकल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एलर्जी? एलर्जी होती क्या है? तो एलर्जी एक बॉडी में एक रिएक्शन है टू एन एलर्जन. वो एलर्जन कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी in the air like a dust mite, एक pollens हो सकते हैं. It could be food. It could be also some fungus in the environment again. It can be also the epithelium of your pets, and it can be also because of some insects also. So allergy एक actually allergic reaction है body में. बॉडी में जब भी वो एलर्जन हमारे किसी भी म्यूकोजा या एयरवे में कंटैक्ट में आता है तो ये मैनिफेस्ट करता है एक एलर्जिक रिएक्शन के फॉर्म में. कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी बॉडी में, IgE एंटीबॉडीज़ विच आर स्पेसिफिक फॉर एलर्जी. वो एंटीबॉडी बनने पे हमारी बॉडी को पता चलता है कि ये एलर्जन है और उसकी वजह से जो कैस्केड ऑफ रिएक्शंस आते हैं, कुछ केमिकल सेक्रीट होते हैं और फिर वो एलर्जी के सिम्टम्स के रूप में हमारे सामने आता है. इन एलर्जीज़ को हम इंटॉलरेंस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जैसे आजकल छोटे बच्चों को और नॉर्मली कई सारे लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस है, वो बोलते हैं हम लैक्टोस से एलर्जिक हैं, तो ये डिफ्रेंसिएशन इतना नॉर्मल लोग करते नहीं है. करेक्ट. तो इंटॉलरेंस और एलर्जी में क्या फ़र्क है? सो इंटॉलरेंस में IgE मीडिएटेड रिएक्शन नहीं है, यानी कि वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो मेमोरी सेल्स बनते हैं वो रिएक्शन नहीं होता है. इंटॉलरेंस मोस्टली एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज से रिलेटेड होती है. इंटॉलरेंस यूजुअली फूड रिलेटेड होती है. और सेकेंडली इंटॉलरेंस में सिम्टम्स एलर्जी जैसे नहीं होते हैं. इंटॉलरेंस में डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं. उस फूड के खाने के बाद पेशेंट को डाइजेस्टिव सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं. जबकि एलर्जी में या तो वो रैशेज़ या फिर स्नीजिंग, रनी नोज, उस टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो इंटॉलरेंस में नहीं आते हैं. तो मतलब एलर्जी के सिम्टम्स और मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम इंटॉलरेंस. ठीक है. और जैसे हम पूरे टाइम समझते हैं कि
कभी बारिश आई तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, या फिर अगर कभी अब जैसे स्प्रिंग और पोलन का सीज़न आ रहा है Correct. तो वहाँ पे काफ़ी तबीयत ख़राब होती है, लोगों को छींकें ज़्यादा आती हैं, उनको कई लोगों को इचिंग चालू हो जाती है। तो ये जो सीजनल एलर्जीज़ हैं, ये और एलर्जीज़, इनमें भी इनके मैकेनिज्म में फ़र्क है या दोनों सेम है? सो मैकेनिज्म वही है, बट एलर्जी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सीजनल एलर्जी, एक होता है पेरिनियल एलर्जी। सीजनल का मतलब है जब सीज़न चेंज होगा तब होगी। पेरिनियल वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पूरा साल एलर्जी के सिम्टम्स रहते हैं, वो सीज़न से रिलेटेड नहीं होता है। अब ऐसा क्यों है? ये हर एक की बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट है, और सीजनल एलर्जी में कुछ ऐसे पोलन्स का ज़्यादा रोल देखा गया है जो उस सीज़न में प्रिडोमिनेंट होते हैं। जैसे ये चेंजिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, मार्च फेब टू अप्रैल, तो इसमें जो पोलन्स प्रिडोमिनेंट होंगे, जो ट्रीज़ के पोलन्स इस टाइम पे प्रिडोमिनेंट होंगे, उसकी एलर्जी वाले पेशेंट्स को उस टाइप के सिम्टम्स आएंगे। सिमिलरली हम फॉल के टाइम पे, ऑटम पे भी इस तरह के बहुत सिम्टम्स देखते हैं। तो जो सीजनल एलर्जी वाला पेशेंट है और पेरिनियल एलर्जी जिसको पूरा साल रहती है, मैकेनिज्म सेम है, IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन ही है। बस उस पर्सन की इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है कि उसको उस एलर्जन से एलर्जी है जो पेरिनियल वाला पोलन है जो पूरे साल रहता है, या सीजनल वाले से है, वो कहना मुश्किल है। ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि एलर्जीज नॉर्मली थोड़ी सी सप्रेस्ड रहती हैं, थोड़ा इतना पता नहीं लगता कि एलर्जी है कि नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। Correct. कभी जैसे कि एकदम से डस्ट वाले इन्वायरमेंट में कोई चला जाए, एकदम से छींकें चालू हो जाती हैं, स्नीजिंग चालू हो जाती है, सिमिलरली रनिंग नोज चालू हो जाती है, एंड सडनली जैसे ही थोड़ा सा पानी से धोया या आँख में एकदम इरिटेशन चालू हो जाती है तो एकदम से ठीक हो जाती है। तो ऐसे स्किन रिलेटेड, थ्रोट रिलेटेड, नोज रिलेटेड भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं? ऑफ कोर्स एलर्जी में ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं, और एलर्जी में ट्रिगरिंग फैक्टर जैसे कि आपने डस्ट बोला, सो आप हैरान होंगे सुन के कि डस्ट जो है, एक्चुअली डस्ट इज़ नॉट एन एलर्जन। उसके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं डस्ट माइट्स, वो एक्चुअली एलर्जी कॉज करते हैं। उसका वो उनकी 3 सब टाइप्स भी हैं जो जिन पे हम एलर्जी टेस्टिंग जब करते हैं, तो डस्ट माइट से एक्चुअली एलर्जी होती है। वो ट्रिगरिंग फैक्टर तो डस्ट इन जनरल रहता है। साथ में ट्रिगरिंग फैक्टर्स जैसे कि पोलन्स और ये सारी आपने जैसे कि बोला कि पानी से साफ़ करते हैं तो ठीक हो जाता है। ऑब्वियसली वी आर वॉशिंग आउट द एलर्जन, वी आर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एलर्जन। और ट्रिगरिंग फैक्टर्स में इवन वायरल इन्फेक्शंस कैन समटाइम्स ऑल्सो ट्रिगर इन्फेक्शंस, बिकॉज कई बार कई वायरसेस कुछ एलर्जन्स को मिमिक भी करते हैं, तो कई बार वो भी एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। तो येस, डस्ट and many other things in the environment, pollution, smoking, these are all known to trigger the allergy, but allergens सारे नहीं होते। बहुत सारे chemicals होते हैं environment में जो reaction दे सकते हैं एलर्जी का, मगर वो actually allergen खुद नहीं होते हैं। ठीक है। और अभी आपने पोल्यूशन बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली हम NCR में बैठे हुए हैं और यहाँ पे पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। इसमें मैं आपसे और थोड़ा सा जानना चाहूँगा, और जनरली हम भी बात करते हैं कि गला पेरेनियली ख़राब चल रहा है, एटलीस्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक तो सबके गले ख़राब चलते हैं, सब कटहर करते रहते हैं, और उसके बाद फिर नाक लोगों की बहती रहती है आजकल। तो ये पोल्यूशन का कितना बड़ा कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है पोल्यूटेंट्स जो आपको एलर्जी को बढ़ाने में परेशान कर रहे हैं? सो डेफिनेटली पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज ऑलरेडी अगर हमारे जो इंडेक्सेस हैं जिससे नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, स्पेशली NCR एरिया में, वो अगेन एलर्जीज़ को ट्रिगर तो करते ही हैं, साथ में वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, सोजिश करते हैं हमारे एयरवेज में, एंड दे लीड टू दिस एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगरिंग। तो वही जो पूरा कैस्केड है, एक एलर्जन शायद नॉर्मल स्टेट में उतना हमें हार्म नहीं करे, बट जब हमारा ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड एयरवे है, पोल्यूशन का इतना इम्पैक्ट है, ऑलरेडी सारा जो उसके अंदर सिलरी म्यूकोसिलरी एक्शन होता है वो डिस्टर्ब्ड है, और ऊपर से अगर हमें एलर्जन भी एक्सपोजर मिल जाए तो इट बिकम्स वर्स। So yes, pollution is damaging both our nasal and the lower airway a lot. तो उसका triggering factor तो रहता है, बहुत ज़्यादा impact करता है, and obviously as far as possible हमें mask use करना चाहिए in those seasons जब ये बहुत ज़्यादा worse है। We have to obviously focus on measures to reduce the pollution. Obviously that will be the best thing. But till that हमें जितना बच सकते हैं वही करना है। बिल्कुल ठीक। नहीं, इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि
इसकी वजह से, और आप तो ENT स्पेशलिस्ट है, तो बहुत सारे लैरिंजाइटिस के, फेरेंजाइटिस के, ब्रोंकाइटिस के ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और कई सारी स्टडीज़ भी बोलती हैं कि एक दिन गुड़गांव में रहने का मतलब है कि बहुत सारी आपने सिगरेट का स्मोक इनहेल कर लिया। तो ये आपके भी केसेस आप ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, हमारे पास अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट फेब एंड तक ये एलर्जी के साथ साथ ये पोल्यूशन रिलेटेड एलर्जी के पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। मैनी पेशेंट्स कंप्लेन कि पेरिनियली हमारे गले में दर्द रहता है एंड वी लेबल देम एज एलर्जिक फेरेंजाइटिस, जिसके अंदर थ्रोट एलर्जी को कह देते हैं। और इसके अंदर देखिए सारा अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज़ द पोल्यूटेंट विच इज़ कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द एयरवेज। जितने भी हमारे अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, म्यूकोजा है, उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो हमारे पास पेशेंट्स इसके ज़रूर आते हैं और ट्रीटमेंट हमें उसी पे फोकस करना पड़ता है कि हम उसका एलर्जिक रिएक्शन और रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर सकें इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स और नेजल स्प्रेज। तो वो डेफिनेटली एक पीक सीजन रहता है फॉर द यूज़ ऑफ दीज काइंड ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी और लोग इससे वाकई सफ़र कर रहे हैं। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एंटी हिस्टामिन्स, जैसे आजकल बहुत सारा लोग सेट्रिजिन खा रहे होते हैं, मॉन्टेल्यूकास्ट खा रहे होते हैं, ये सारे एंटी हिस्टामिनिक्स को खा रहे होते हैं एलर्जीज रोकने के लिए। तो क्या इनको लेना भी इतना ठीक है? क्योंकि अवॉइड करने के लिए खाना भी ज़रूरी है, बट लेकिन अगर हम इतनी ज़्यादा खा रहे हैं जितना डॉक्टर्स के कहने पे, और कई बार लोग खुद भी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, क्या ये ठीक है इतना? देखिए, वी हैव टू, इट इज़ अ बैलेंसिंग स्केल जिसके अंदर हमें डिसाइड करना है कि उसको पेशेंट का कितना बेनिफिट हो रहा है उसको। अगर पेशेंट पूरे साल सेट्रिजिन खा रहा है तो वो सही नहीं है। सो हमारे पास आजकल कुछ और सपोर्टिव मेडिसिन्स हैं जिनके साथ ये ओरल मेडिकेशंस की नीड हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, नेज़ल एलर्जी है, पेशेंट को स्नीजिंग, इचिंग, रनी नोज़, ये सारे सिम्टम्स हैं। उस पेशेंट में हम उसको कुछ दिनों के लिए, मे बी 10 डेज़ 15 डेज़ के लिए हम एंटी एलर्जिक देते हैं, बट साथ में हम पेशेंट को नेज़ल स्प्रे इंट्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉयड स्प्रेज। पेशेंट्स को बहुत इनहिबिशन है स्टेरॉयड स्प्रे यूज़ करने में। मैंने ओपीडी में बहुत कॉमनली ये फील किया है कि जब भी हम पेशेंट को बताते हैं इसमें स्टेरॉयड है, तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि आई वुड रादर टेक द मेडिसिन ओरली रादर देन टेकिंग अ स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रे। But to be very honest, the steroid spray is more beneficial and less harming to the body than taking the anti-allergics for a long time. So we similarly for asthma. So if we have airway inflammation और आप उसके लिए भी anti-allergics ले रहे हैं in the form of montelukast, then you can add an inhaler and then reduce the amount of anti-allergic that the patient is using. So you have to supplement with a locally acting spray or inhaler so that the need of the oral medicine is reduced. And definitely I would not advise anyone to indefinitely take anti-allergics on their own because they are so easily available over the counter. तो आजकल पेशेंट सोचते नहीं है, सोचते पहले लेके देख लेते हैं फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, बट दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन. वी शुड डेफिनेटली फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस, आई थिंक एक तो वो जो स्टेरॉइड का नैरेटिव है जनरली कि स्टेरॉइड खराब है, हाँ जी, आई थिंक वो गलत है. जुडिशियसली डॉक्टर के कहने पे जितनी चाहिए, और जैसे आपने बोला लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड कोई है जो कि आपके खाली लंग्स में जाके आपको ठीक करेगी या नोज में ठीक करेगी आपको, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है रादर देन आप पूरी सिस्टमिक वाली जैसे बोलते हैं कि आप ओरल स्टेरॉइड खाओ. वो और तो वो हम भी नहीं दे रहे. हाँ, और उसके लिए और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, या बिना डॉक्टर के सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने दिक्कत को, अपनी परेशानी को प्रोलॉन्ग ना करें. आप जितनी जल्दी डॉक्टर को देखेंगे, जितनी जल्दी उसको मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम का इलाज होएगा. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर महक. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या टाइप की एलर्जीज होती हैं, बिकॉज एंड आई विल टेल यू, आपको थोड़ा सा उसको हमारे को जो आपने पहले एक आंसर दिया IgE मेडिटेटेड रिस्पॉन्स रेट, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं. ठीक है. तो पहला कि कौन कौन से तरह की एलर्जीज होती हैं? करेक्ट. सो एलर्जी बॉडी में यूजुअली 3 प्लेसेस में हम देखते हैं. फर्स्ट इज़ द नोज़, जिसके अंदर हम सिम्टम्स देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग एंड नेजल ब्लॉकेज. दिस इज़ लेबल्ड एज एलर्जिक राइनाइटिस. इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं. दूसरा एयरवे में, जैसे कि हमारे लंग्स में, अगेन एलर्जन के रिस्पॉन्स में पेशेंट कैन हैव वीजिंग, कफिंग,
डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये सिम्टम्स आते हैं, उसको हम एस्थमा लेबल करते हैं. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एलर्जीज ऑन द स्किन इन द फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस और इट कैन बी अर्टिकेरिया. सो डर्मेटाइटिस और अर्टिकेरिया को मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी. डर्मेटाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्रॉनिक एलर्जिक रिस्पॉन्स है जिसमें लीजन्स होते हैं स्किन पे. वेयरएज अर्टिकेरिया इज़ अ सडन रिस्पॉन्स, कोई फूड से या किसी मेडिकेशन से सडन एलर्जिक रिस्पॉन्स जब आता है वो अर्टिकेरिया है. और इसी का एक वर्स फॉर्म भी होता है एंजियोडीमा. ये एक सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, बट एंजियोडीमा में एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी की फॉर्म में होता है, बिकॉज उसमें एलर्जी आपके एयरवे में इन्फ्लेमेशन कर देती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है. सो ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलर्जी हैं जो बॉडी में डिफरेंट वेज से प्रेजेंट करती हैं. एंड हमने ऐसा भी देखा है, ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को अगर नोज़ की एलर्जी है तो उसे एयरवे की नहीं हो सकती. इनफैक्ट बहुत कॉमनली पेशेंट्स को ओवरलैपिंग एलर्जीज़ होती हैं. बहुत सारे एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को साथ में आस्थमा होता है एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. सो दिस इज़ ओवरलैपिंग. एंड कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन अबाउट IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स. सो एक टेक्निकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे एलर्जन हमारे नोज़ में आया, वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं बॉडी में जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इमीडिएटली एक मीडिएटर छोड़ते हैं, हिस्टामीन. वो हिस्टामीन एक तो वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन करता है, वहाँ पे ये सारे सिम्टम्स, म्यूकस इंक्रीज़ करता है, इसीलिए हमें स्नीजिंग, रनी नोज़, ये सारे सिम्टम्स आते हैं. साथ ही साथ वो कुछ सेल्स को आगे ये मेमोरी सेल्स क्रिएट करता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है. बॉडी में हमारे वैसे 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA, IgM, IgG, ऐसे IgD. तो एंटीबॉडीज़ की जो टाइप्स हैं उसमें IgE इज़ स्पेसिफिक फॉर एलर्जी. जब भी इसके काउंट्स हाई होंगे, हम रूटीनली ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जब एलर्जी के पेशेंट का, तो उसमें IgE लेवल ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि वो एंटीबॉडी हमें बताती है कि इस पेशेंट को वाकई में एलर्जी है या उसके सिम्टम्स कोई दूसरी तरह के राइनाइटिस के भी हो सकते हैं. सो इसलिए एलर्जिक रिस्पॉन्स की वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है IgE, और वो तभी रिस्पॉन्स उसका बढ़ता है जब उस एलर्जन का एक्सपोजर होता है. और उसी को इनहिबिट करता है एंटीहिस्टामिनिक्स, राइट. उस एंटीहिस्टामिन एक्चुअली उस एंटीबॉडी को भी रिड्यूस करता है, और वो सेल्स जो एंटीबॉडी से ट्रिगर होते हैं उन सेल्स को रिड्यूस करता है, इसीलिए एंटीहिस्टामिन्स का रोल होता है. ठीक है. और ये जो आपने बताया कि पूरा रिस्पॉन्स होता है, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, रादर जो एक्सैसर्बेटेड सा रिस्पॉन्स होता है वो बी स्टिंग का होता है, जब आपको एक बी या भर काट लेती है, राइट. तो आपको जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ज़्यादा इसका मैग्नीफाइड रिस्पॉन्स होता है, जिसमें कई बार लोगों के लिप्स स्वेलिंग हो जाती है, आँख में भी स्वेलिंग हो जाती है. yes. और वही आपने एंजियोडेमा का नाम लिया, विच कुड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग. यस. बी स्टिंग से एंजियोडीमा मुश्किल है अनलेस एयरवे, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सबसे ज़्यादा होता है जब हमारी वोकल कॉर्ड्स जो लैरिंग्स होता है उसके अंदर स्वेलिंग होती है, तो उसके अंदर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है क्योंकि एयरवे में स्पेस नहीं रहेगी ब्रीदिंग के लिए. सो वहाँ पे है. बी स्टिंग में यस, द स्वेलिंग इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट इज़ देयर एज अ रिस्पॉन्स एंजियोडीमा. यस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. लेट्स गो इनटू अ लिटिल मोर डेप्थ व्हेन इट कम्स टू रेस्पिरेटरी एलर्जीज. तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज एंड अस्थमा, जो नेचुरली आता है, स्पेशली इसी सीजन में अक्टूबर से लेके मार्च तक, अप्रैल तक अस्थमा के केसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं. Correct. और जो लोग अस्थमैटिक्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सिटीज़ लाइक बैंगलोर, जहाँ पे पोलन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है. बिल्कुल. तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि नॉर्मल एलर्जी और अस्थमा में क्या फ़र्क है, और अस्थमा क्यों एकदम से इतनी बड़ी इमरजेंसी बन जाता है. सो देखिए, एक्चुअली अस्थमा विंटर मंथ्स में उसका एक हम हमेशा इंक्रीज़ देखते हैं. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो विंटर मंथ कोल्ड स्टिमुलस से ऑलरेडी इंक्रीज़ होती है, और फिर ये विंटर मंथ्स में ऑलरेडी सारे वायरल इन्फेक्शंस भी प्रोडोमिनेंट होते हैं. द इन्फ्लुएंजा एंड ऑल दीज वायरसेस इंक्रीज इन द विंटर मंथ्स अगेन. तो जो एस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन अ कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे, एंड प्लस इफ दे गेट अ सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन, इट बिकम्स इवन मोर वर्स. वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन द OPD जिनमें एस्थमा तो उनको अंडरलाइंग है ही, और फिर सेकेंडरी उनको वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इट बिकम्स इवन वर्स फॉर देम.
एंड एज वी वर डिस्कसिंग इन दिल्ली एनसीआर बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन द सेम टाइम वो एस्थमा के लिए ऑलरेडी एक बैड टाइम है एंड पोल्यूटेंट्स ऐड इवन फर्दर टू द प्रॉब्लम. और उसके साथ अभी मैं काफ़ी फ्रेंड से बात कर रहा था, इवन नॉर्मल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स को बहुत सारे अलग अलग वायरस एक साथ उनको प्रैक्टिस में दिख रहे हैं, Right. हर तरीके का वायरस. Yes. क्या ये कोविड के बाद हमने चेंज देखा है, या डायग्नोसिस बढ़ गई है, या वायरस बढ़ गए हैं? ये आपकी प्रैक्टिस में आपको कैसा दिख रहा है? सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ कि अब हम उतना एडवांस टेस्टिंग करते नहीं हैं. पहले हमें हर पेशेंट के लिए हम कोविड टेस्टिंग कर रहे थे एंड कोविड के भी बहुत म्यूटेशंस हुए हैं ओवर दीज पास्ट ईयर्स. सो it seems to us that yes, there is some involvement of the COVID virus, the coronavirus in this, कि उसकी mutations की वजह से वो हर बार एक ही patient को हर थोड़े दिनों बाद different way से presentations होते हैं. And yes, some other viruses are also in play. Maybe our immune system is altered after COVID. So there are some questions which remain unanswered. But yes, this is true that a lot of viruses are in play, and especially in the winter months. This time we have seen that around. ठीक है. और इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो सिम्टोमेटिकली आप अपने क्लिनिक में देखते होगे कि अगर रनिंग नोज हो रहा है, इचनेस हो रही है, या जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके बेसिस पे और क्लिनिकल हिस्ट्री पे आप डिसाइड करते होगे कि कौन सी एलर्जी है, कौन सी इंटॉलरेंस है, कौन सी नॉर्मल रिएक्शन भी हो जाते हैं कभी कभी किसी प्रोडक्ट से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर से. उसके अलावा आप रेगुलरली कौन से टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हो ट्रेडिशनली जो आपको हेल्प करता है एक एलर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए? राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर पेशेंट को, आई एम जस्ट सेइंग, लेट्स से डिस्कस द नेजल एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस की बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एलर्जी दैट वी एज ENT इनकाउंटर. तो उसमें अगर पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं, एंड माइंड यू अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो हैव साइनोसाइटिस विद अलॉन्ग विद एलर्जी, तो हम वो ओवरलैप को भी देखना पड़ता है. बट वेरी टिपिकली अगर आपको स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग, नेजल ब्लॉकेज ये सिम्टम्स हैं तो वी लेबल यू एज एलर्जिक राइनाइटिस. इनमें हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्टिंग में एक तो IgE एंटीबॉडीज़ जो मैं बता रही थी, विच इज़ अ वेरी गुड मार्कर विच वी टेस्ट एंड डिटेक्ट कि उसके लेवल्स अगर नॉर्मल रेंज से हायर हैं तो इट इज़ कन्फर्मेटरी कि पेशेंट को एलर्जी ही है. देन सेकेंड टेस्ट वी कैन डू आर द ब्लड टेस्ट फॉर एलर्जी. नाउ ब्लड टेस्ट भी होते हैं और एक थर्ड टेस्ट होते हैं स्किन प्रिक टेस्ट. ब्लड टेस्ट में जो डिफरेंट एलर्जेंस के एंटीबॉडीज़ होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. सो बहुत सारे एलर्जेंस हैं जिनके ब्लड टेस्ट अवेलेबल होते हैं एंड बट there is a lot of in the market a lot of labs are claiming that their tests are blood tests for allergy, but they are actually not. So जो proper certified allergy labs हों उन्हीं से ये blood test कराने चाहिए, because इसमें बहुत false results हम देखते हैं. जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एलर्जी का वो होता है स्किन प्रिक टेस्ट. उसमें हम कुछ एलर्जेंस को पेशेंट की स्किन पे रखते हैं in the form of drops, and then we just lightly scratch it with a needle and we read the test after 20 minutes. और उसमें हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल लेते हैं. पॉजिटिव कंट्रोल इज हिस्टामिन एंड नेगेटिव कंट्रोल इज सलाइन, और हम कंपेयर करते हैं कि वो एलर्जन का रिस्पॉन्स उस पॉजिटिव कंट्रोल के जितना है या नहीं है. सो रूटीनली हम ऑलमोस्ट 70-80, कई पेशेंट्स में 180 एलर्जन्स का भी हम टेस्ट एक साथ कर सकते हैं. But that test is not done in a laboratory. It is to be tested by a person who specializes in allergy, who does the testing. And that is the gold standard test. So if you have the option of the allergy testing in your city where a doctor can do it, that is very good. Otherwise, the second option is to go for the blood test for allergy. Other than that, as I said, a lot of patients with allergy will also present with sinus symptoms. जब एलर्जी बहुत सालों तक चलती रहती है, पेशेंट कॉन्स्टेंटली स्नीजिंग, रनी नोज, तो वन ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम्स दैट वी सी आर नेजल ब्लॉकेज, और उसमें पेशेंट्स में पॉलिप्स बन जाते हैं नोज में. वो बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है एलर्जी की जो सर्जरी रिक्वायर करती है. सो समटाइम्स वी रिक्वायर अ CT स्कैन ऑल्सो टू सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनसेज इन अ पेशेंट ऑफ एलर्जी. सो दीज आर द कॉमन टेस्टिंग्स दैट वी डू. बाकी और कुछ थ्योरेटिकल टेस्ट हैं, नेजल चैलेंज टेस्ट है, स्वॉब्स लेके टेस्ट करते हैं, बट रूटीनली दे आर नॉट डन इन द OPDs. दीज आर द मेन टेस्ट दैट वी डू. ठीक है. और नॉर्मल एक्सरे वगैरह तो आप करते होंगे जो साइनसिस के लिए और डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए, yes. जिसमें कि आपका जो नाक के बीच का कार्टिलेज है वो
टेढ़ा है कि सीधा है, Yes. which is most probably टेढ़ा for everyone. Yes, yes. बट वो भी आप करते होगे. हाँ, एक्सरेज करते हैं, बट एक्सरेज का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है. जब आज सीटी स्कैन जब आ गया है तो एक्सरेज का रोल थोड़ा डिमिनिश हो गया, स्पेशली इन साइनस डिजीज़, क्योंकि एक्सरे बहुत लिमिटेड व्यू देता है हमें फॉर साइनस डिजीज़. तो अगर हमें पेशेंट को लगता है कि ये ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, डिविएशन बहुत ज़्यादा है, तब हम सीटी स्कैन ही कराते हैं. माइल्ड केसेस में हम कई बार एक्सरे करा के देख सकते हैं. यस. ठीक है. और इसमें जैसे हम काफ़ी घरेलू नुस्खे सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, कि आपको अगर नाक में थोड़ा स्टफीनेस लग रहा है, गले में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, या जो भी आपको इरिटेशन हो रही है नाक में या आँखों में भी, तो वो बोलते हैं कि बचपन में बोलते थे स्टीम ले लो, स्टीम लेके ठीक हो जाएगा. आँखों के लिए बोलते थे बोरिक एसिड का पाउडर डाल के नॉर्मल हल्के से गुनगुने पानी में आँखों को उससे धो लो. क्या ये आज भी लोग करते हैं, या फिर ये पुराने नुस्खे हैं, ये नहीं करने चाहिए, करने चाहिए? सो देखिए, कुछ हद तक स्टीम तो डेफिनेटली आप किसी भी ENT से पूछेंगे तो स्टीम तो हम सब रेकमेंड करते हैं, एलर्जी के लिए भी और साइनसाइटिस के लिए भी. स्टीम हेल्प्स, बट स्टीम अलोन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. दैट इज़ द पॉइंट. पेशेंट सोचता है मैं स्टीम ले रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा एलर्जी से. ये नहीं हो सकता. स्टीम आपकी जो दवाइयाँ हैं और आपके जो नेज़ल स्प्रेज हैं उनको हेल्प करेगा. स्टीम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द नेज़ल स्प्रे, तो वो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसलिए हम साथ में स्टीम बोलते हैं. अगर आप घरेलू नुस्खों की बात करें तो हम वो जो यूकलिप्टस ऑयल होता है वो सब भी वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, थोड़ा सा नाक ओपन हो जाता है, बट ये सब क्यूरेटिव नहीं है. क्यूरेटिव में तो अगेन द नेज़ल स्प्रे, एंटी हिस्टामिन्स, यही मेन स्टे रहते हैं. ठीक है. ये बहुत अच्छी हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली है. अब सबसे इम्पोर्टेंट, हम अभी उस टाइम ऑफ द ईयर पे हैं जब होली आने वाली है, और होली में स्पेसिफिकली एलर्जीज़, एक्जीमाज, स्किन पे, क्योंकि अलग अलग किस्म के रंग होते हैं, और स्पेशली गुलाल या कोई जो पेंट टाइप का लोग यूज़ कर लेते हैं कलर लगाने के लिए, उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है. नॉट जस्ट स्किन पे, बल्कि वो गुलाल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी नाक में घुस के अस्थमा वगैरह को भी ट्रिगर कर सकते हैं. तो स्पेसिफिकली होली रिलेटेड आप कैसे एलर्जीज़ और अस्थमा को देखेंगे, कि हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, कैसे क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, एट द सेम टाइम क्या इस टाइम पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए? राइट. सो एलर्जीज़ ऑब्वियसली जो ये डस्ट से ट्रिगर होती है, उसी तरह होली के कलर्स से भी ट्रिगर हो सकती हैं. और ऑब्वियसली जब वो हवा में इतना ज़्यादा उसका लेवल हो जाता है अराउंड होली, तो जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी एलर्जी है, आस्थमा है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. सिमिलरली फॉर स्किन एलर्जीज ऑल्सो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ अवॉइडेंस. अगर आपको बहुत सीवियर एलर्जी रहती है, अगर इफ़ योर लेवल्स ऑफ एलर्जी आर वेरी हाई, देन डेफिनेटली यू शुड अवॉइड द कलर्स. आजकल आप फ्लावर्स की होली खेल सकते हैं, जो थोड़ा लेस वो होगा आपके लिए. तो इस तरह से कुछ आपको जिनके लिए सीवियर एलर्जी है, उन्हें तो अवॉइडेंस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. अगर आपको सीवियर एलर्जी नहीं है तो आप पहले तो कलर्स ऐसे चूज़ करें जो थोड़े ऑर्गेनिक हो, टॉक्सिक नहीं हो, ताकि आपकी एयरवे को वो हार्म नहीं करें. सेकेंडली, अगर आपको स्किन एलर्जीज़ हैं तो आप जैसे कोकोनट ऑयल या ऐसा कुछ अपने स्किन पे लगाएं बिफोर गोइंग आउट टू प्ले विद द कलर्स, ताकि वो एक लेयर बना के रखे एंड कलर्स आपकी डायरेक्टली स्किन को टच नहीं करें. तो ये अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ इंजॉय करना है मगर खेलना नहीं है, तो आप एक मास्क पहन सकते हैं एंड यू कैन जस्ट ऑब्जर्व एंड एन्जॉय द फेस्टिविटीज़. तो protection and avoidance from the dust of the colors is very important. So depending upon the type of allergy that you have, you will have to take according to that measures. और साथ में मेरे ख्याल से अगर आपको पता है कि आप एलर्जिक हो चीज़ों से, और आपको जनरली एलर्जी फ्लेयर हो जाती है, करेक्ट, तो आई थिंक आप अपने साथ एंटी हिस्टामिनिक जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो भी रख लें. बिल्कुल बिल्कुल. और अस्थमा है तो इनहेलर भी ले सकते हैं. इनहेलर ले सकते हैं, नेज़ल स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं बिफोर गोइंग आउट टू प्ले इन द कलर्स. तो वो आपको एक हेल्प करेंगे, एडिशनल प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम द सिम्टम्स. कई बार लोगों को लगता है कि होली के जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं या जो ऑर्गेनिक गुलाल है, या इवन जैसे पुराने ज़माने में एक टब में पानी रख के रात भर लोग फूल डालते थे, उससे कलर होता था, फिर अगले दिन उससे खेलते थे, इनसे भी एलर्जीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं.
देखिए एलर्जन ज़रूरी नहीं है कि सारे जो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हर्बल और ऑर्गेनिक लेबल करके कलर्स पैक करते हैं, बट एलर्जी उनसे भी हो सकती है। मेरा सजेशन ये रहेगा, आप जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो पहले पैच टेस्ट करें, थोड़ी सी स्किन पे लगा के देखें। अगर आपको कोई उससे इरिटेशन या एलर्जी के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तभी उसको यूज़ करें। और डेफिनेटली थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं ताकि जिनका थोड़ा सा रिलायबिलिटी बेटर हो। एलर्जिक रिस्पॉन्स कैन बी टू एनीथिंग, सो पैच टेस्टिंग थोड़ा सा उसको टेस्ट करना इज़ अ गुड आइडिया। मेडिसिनल एलर्जीज क्या होती हैं? किन किन मेडिसिन से एलर्जीज हो सकती है? क्या ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे कई बार लोगों को एकदम से एलर्जीज हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मेरे को सबसे कॉमन पता है, कई बार जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, कई लोगों को लिग्नोकेन से जो एनेस्थीसिया देते हैं लोकल, Right. उससे कई बार एकदम से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। Right. ऐसे और भी मेडिसिन हैं और क्यों होता है ये? यस, सो मेडिसिन्स बहुत सारे हैं, इसका बहुत बड़ा कैटेगरी है जिनसे एलर्जी हो सकती है। लिग्नोकेन इज़ जस्ट वन ऑफ देम। वेरी कॉमन एलर्जीज आर पेनिसिलिन एलर्जी, देन देयर आर सल्फा ड्रग एलर्जीज। सो एलर्जी का तो बहुत बड़ा वास्ट मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं जो एलर्जी कर सकती हैं, बट मैकेनिज़्म उनका भी वही रहता है कि वो जो मेडिसिन का उसके अंदर जो कंपाउंड है वो एक तरह से एक एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर कर रहा है। बट मेडिसिनल एलर्जी और जो नॉर्मल हमारी ये स्नीजिंग रनी नोज़ वाली एलर्जी में फ़र्क ये है कि मेडिसिनल एलर्जी का रिएक्शन बहुत हाइटेंड होता है। मेडिसिनल एलर्जी के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एयरवे क्लोज हो सकता है, लाइक एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, क्योंकि ये मेडिसिन जो हैं जब हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं या फिर आईवी जा रही होती हैं तो इनका पूरी बॉडी में रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए क्योंकि एयरवे एलर्जीज जो हम इनहेल करते हैं वो तो बहुत अमाउंट बहुत कम होता है, पर जो हम ओरली इंजेस्ट कर रहे हैं या जो इंजेक्टेबल ले रहे हैं वो सडनली बॉडी में बहुत लेवल्स राइज हो जाते हैं। तो ऐसी एलर्जीज़ को हमें बहुत केयरफुली डिटरमिन करना पड़ता है। अगर हमने पेशेंट को कोई मेडिसिन दी और पेशेंट ने हमें कॉल करके बताया कि मुझे उसके बाद स्किन पे रैशेज आ गए हैं, वी हैव टू इमीडिएटली स्टॉप दैट मेडिसिन, दैट इज़ फोरमोस्ट। एंड सेकेंडली पेशेंट हैज़ टू ऑलवेज टेल any doctor in the future that I am allergic to this medicine। वो एक फ्यूचर में किसी डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर वो फिर से वो मेडिसिन दे देंगे तो सेकेंड रिस्पॉन्स कैन बी इवन वर्स देन द फर्स्ट वन। सो मेडिसिनल एलर्जीज़ के लिए द हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेशेंट साइड, एंड स्टॉप द मेडिसिन एंड अवॉइड इट फॉर लाइफ टाइम, दैट वुड बी द बेस्ट। ठीक है। और हमने जो बात की थी एक फूड एलर्जीज़ के बारे में, कौन कौन से ऐसे कॉमन फूड्स हैं? हम काफ़ी सुनते हैं पीनट एलर्जी। Yes. तो ऐसे कोई और भी फूड हैं अदर देन ऑफ कोर्स पीनट, मिल्क एंड फ्यू Yes. अदर्स? So most common food allergens are milk, then there is egg, then a lot of nuts. Peanuts के साथ साथ all the tree nuts, these are also very common. Even the fish allergy, shellfish allergy, these are also very common. And then there are also wheat allergy भी है. So there are all these allergies are fairly common. Then other allergies are less. और भी बहुत सारे foods से हो सकती है। हम जब एलर्जी टेस्टिंग करते हैं तो हम कई बार डिफरेंट फ्रूट्स से भी एलर्जी देखते हैं। और फूड एलर्जी में सबसे अच्छी बात यह है कि अनलेस इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्टेपल इन योर डाइट, अगर आप उसको अवॉइड करके देखें और आप ठीक हो जाए, सो दैट इज़ द बेस्ट मेजर। अगर आप अवॉइडेंस कर सकें उस पर्टिकुलर फूड की, दैट विल बी ग्रेट। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को समझ नहीं आता है मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। काफ़ी सारी चीज़ें एलर्जेंस पॉजिटिव आ सकते हैं टेस्ट पे, तो पेशेंट कहता है मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे बंद कर दूँ, ये तो मैं रोज़ खाता हूँ। तो हम उसमें एलिमिनेशन डाइट एडवाइस करते हैं। हम कहते हैं कि आप पहले 1 महीने के लिए ये 5 चीज़ें बंद करें, फिर आप एक एक करके 1 वीक में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करें और अपने सिम्टम्स को नोट करें। अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एलर्जन से आपको एलर्जी है, सारी चीज़ें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ हाउ वी गो अबाउट इट। ठीक है, ये तो हमने जाना एलर्जी के बारे में और अस्थमा के बारे में, और जनरली ओवरऑल ईयर, नोज़, इवन थ्रोट, हर जगह कहाँ कहाँ पे स्किन पे एलर्जी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने बताया कि कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे एलर्जी हो या कम है या ज़्यादा है। क्या कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान्स भी हैं? क्या अभी एलर्जी के ट्रीटमेंट एरिया में क्या नया चल रहा है? इज़ देयर एनीथिंग दैट यू कैन थ्रो लाइट ऑन? यस, सो एलर्जी में द रीसेंट इज़ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी एलर्जन ही है, इन द फॉर्म ऑफ अ डाइल्यूटेड फॉर्म में हम देते हैं।
इम्यूनोथेरेपी जो है वो हम सबक्यूटेनियसली यानी कि एक नीडल की तरह भी देते हैं और ड्रॉप्स की तरह भी देते हैं, सबलिंगुअली, मतलब जीभ के नीचे ड्रॉप्स डालने होते हैं। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं क्या देना है? तो वही जैसे मैंने पहले बताया था, हम स्किन प्रिक टेस्ट जब करते हैं उसमें जो एलर्जेंस पॉजिटिव आते हैं, या फिर अगर आपने ब्लड टेस्ट किया एलर्जी का और उसमें आपके सपोज कीजिए डस्ट माइट की एलर्जी आई, तो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है कि आप उसकी इम्यूनोथेरेपी लें। उसमें जो स्पेसिफिक डस्ट माइट्स की आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, आपको जिस एलर्जन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, उस एलर्जन की आपको स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी मिल सकती है। आजकल डिफरेंट सिटीज़ में आई थिंक इसकी अवेलेबिलिटी है, आप एलर्जन इम्यूनोथेरेपी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वो आपके लिए स्पेशल बनेगी दवाई, क्योंकि वो हर पेशेंट के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। सो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको मिलेगी और उसको ओवर फ्यू मंथ्स टू ईयर्स लेना पड़ सकता है, बट ऑब्वियसली रोज़ नहीं लेना होता है। उसका स्टार्टिंग में डोज थोड़ा ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे वो टेपर ऑफ करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हमने देखे हैं। हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स के एलर्जी टेस्ट किए हैं और उनमें हमने इम्यूनोथेरेपी भी दी है एंड काफ़ियों में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं। कईयों में ऐसा हो सकता है कि एलर्जी पूरी तरह नहीं जाए, फिर भी उनको कभी आज छींके तो आएंगी, मगर उसकी डोजेज ऑफ जो उनको मेडिकेशंस लेनी पड़ती थी, सपोज़ उनको जिनको पेरिनियल एलर्जी है पूरे साल दवाई लेनी पड़ती थी, अगर उन्हें साल में कुछ महीने कुछ दिन के लिए अगर वो स्प्रे लेना पड़ता है और बाकी दिन वो ठीक रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक फेवरेबल आउटकम है। तो इम्यूनोथेरेपी एक्चुअली क्या कर रही है, वो एलर्जन को बहुत डाइल्यूट फॉर्म में आपकी बॉडी में दे रही है। बॉडी ग्रेजुअली उसके लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेता है उस एलर्जन के लिए, और फिर वो उतना सीवियर रिएक्शन नहीं देगा जैसे कि वो पहले देता था। तो ये लेटेस्ट है एलर्जी में, जिसको हम मानते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसमें और एडवांसमेंट्स आएंगी। हो सकता है हम एलर्जी को पूरी तरह तो नहीं, बट काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर पाएँ, क्योर कर पाएँ। पेशेंट्स हो सकता है कभी मेडिकेशन से कम्प्लीटली ऑफ हो जाएँ। सो दैट इज़ आवर एम फॉर फ्यूचर। नहीं, ये बिल्कुल, और ये वैक्सीनेशन का ही सिद्धांत है, उसी का एग्जैक्टली, प्रिंसिपल है। इट इज़ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, करेक्ट। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मे बी हमारे आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कि हमने काफ़ी बात करी कि स्नीजिंग, कॉफ, इरिटेशन, ईचिंग, रैशेस, ये सारी चीज़ें एलर्जी में हो सकती हैं, पर सबसे कॉमन जो एक हम देखते हैं वो या तो रनिंग नोज होता है, वो स्नीजिंग होता है। इसमें और जो कॉमन कोल्ड होता है, इनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि कई बार एलर्जी कई दिन, एक हफ्ते 10 दिन तक लगातार चलती रहती है, लोग परेशान रहते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स खाते रहते हैं, लेकिन वो पता नहीं लगता कि उन्हें कॉमन कोल्ड है या फिर एलर्जी है। राइट। तो कॉमन कोल्ड यूजुअली एक वायरल इन्फेक्शन की तरह स्टार्ट होता है। सो उसमें स्टार्टिंग में आप देखें अगर, तो पेशेंट्स को ज़्यादातर फीवर, बॉडी एक, हेडेक, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। साथ में नोज़ ब्लॉकेज एक प्रोडोमिनेंट सिम्टम होता है कॉमन कोल्ड में। कॉमन कोल्ड में रनी नोज़ हो सकता है, स्नीजिंग भी हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा प्रोडोमिनेंट सिम्टम होता है नेज़ल ब्लॉकेज। सेकेंड थिंग होती है कि कॉमन कोल्ड के लिए जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारा ट्रीटमेंट ओवरलैप करता है, बट एट द सेम टाइम वो सीज़न चेंज या कुछ दिनों में डेफिनेटली ठीक हो जाता है। एलर्जी इज़ समथिंग जो जब भी वो एलर्जन एनवायरनमेंट में आएगा, आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा, और एलर्जी के अंदर नेज़ल ब्लॉकेज होता है, मगर स्नीजिंग और रनी नोज़ प्रोडोमिनेंट सिम्टम रहता है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड वायरल इंड्यूस्ड है, इसलिए उसको कुछ दिन के लिए सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर एलर्जी रिकरेंट हो सकती है, तो उसके लिए हमें हो सकता है नेज़ल स्प्रेज भी देने पड़े। Thank you so much, Dr. Mehak. Thank This you. was a very insightful session, and we really enjoyed talking to you. Thank you so much for enlightening us and our users and subscribers. दोस्तों, तो आज हमने जाना कि आपको एलर्जी से कैसे बचाव करना है, आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आपको एलर्जी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगे कि आपको लगातार छींक आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, रनिंग नोज़ हो रही है, आँखों में इरिटेशन हो रही है, स्किन पे इरिटेशन हो रही है, अगर कुछ दिन तक नहीं रुकती है, तो उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इसको सेल्फ मेडिकेट ना करें, डॉक्टर से परामर्श करें, कंसल्ट करें, ई कंसल्ट करें। टाटा 1mg पे भी हम ई कंसल्टेशन आपको मिल सकता है, ज़रूर करें, और अपनी एलर्जी से ज़्यादा दिन तक परेशान ना हो और फटाफट उसको मैनेज करें। और होपफुली अगर आपने जल्दी ट्रीटमेंट किया
तो वो जल्दी ख़त्म होएगी। इसके साथ हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। हम वापस आएंगे और अच्छे इंसाइट्स लेके और अच्छे टॉपिक के साथ द एक्सपर्ट डोज पे। थैंक यू सो मच।